आज हम लोग सेमेस्टर 1 के लिए बिज़नेस लॉ पढ़ रहे हैं, जिसका बिज़नेस लॉ नाम है और कहीं कहीं कॉमर्शियल लॉ भी नाम है। इसको हम लोग कॉमर्शियल लॉ भी बोलते हैं और इसी को हम लोग बिज़नेस लॉ भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं व्यावसायिक कानून। ये एक पेपर है जो आप लोगों को ऑप्शनल पेपर में दिया हुआ है। ऑप्शनल पेपर जिसको IRC पेपर बोलते हैं, ये ऑप्शनल पेपर में आपको दिया हुआ है बिजनेस लॉ या कॉमर्शियल लॉ, ये पेपर रहता है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो बताइए भारत में जितने बिजनेस चलाए जाते हैं, जितने भी तरीके के, क्या लगता है बिजनेस को चलाने के लिए कोई लॉ का ज़रूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशन का ज़रूरत है? अगर बिजनेस को चलाने के लिए कोई रूल्स ना हो तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी से उधार सामान खरीदेगा, पैसा ही नहीं देगा उसको, बोले जो करना कर लो। क्यों भाई? तो कोई लॉ नहीं है उसके पास। कोई चेक दे दिया भी कि लीजिए चेक से पेमेंट ले लीजिएगा, और जब चेक बैंक में डालते हैं तो पता चलता है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। आप उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर पैसा डालो अकाउंट में, वो डालने को तैयार नहीं है, चेक बाउंस हो गया। तो मेरे पास क्या राइट बनता है एज ए बिजनेसमैन? तो अगर लॉ नहीं रहेगा तो कोई राइट नहीं बनता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा, पहले ये जानिए कि लॉ क्या है, बिजनेस लॉ बाद में। लॉ जो बनाया गया हमारे देश में, क्या लगता है देश को चलाने के लिए कोई लॉ बना हुआ है? सबसे पहले तो संविधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि देश चले कैसे। अगर संविधान नहीं रहता, लॉ नहीं रहता, तो अभी बता दें कि अगर इस जगह से सिर्फ कानून हटा दिया जाए ना, कानून व्यवस्था हटा दिया जाए हजारीबाग से, तो आप एक सेकेंड भी जी नहीं पाओगे। कोई आएगा जो दबंग आदमी, शरीर से मजबूत है, पागल टाइप का आदमी, मार पीट के चल जाएगा, कुछ भी कर देगा। आपके हाथ में पैसा देगा छीन के भाग जाएगा, मोबाइल देगा छीन के चला जाएगा। कोई भी अगर लॉ नहीं रहे तो सोच लीजिएगा कोई कुछ कर सकता है। लेकिन सरकार समाज में शांति बनाने के लिए और लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जैसे भी बोलो, एक कानून बना दी। और डर से लोग नहीं छूता, इतना हिम्मत नहीं होता कि सामने वाले के पास पैसा देख रहा है लेकिन नहीं छूता है, क्योंकि लगता है, डरता है कि कानून है, पकड़े गए तो जेल जाएंगे। ये जेल का डर लोगों में सही मतलब लोगों को सुधार रहा है। अगर कानून नहीं रहेगा तो लोग सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए कानून समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर चाहते हैं कि सोसाइटी के सारे लोग पीसफुली जिए, शांति के साथ जिए, अच्छे तरीके से जिए, बिना डर कर जिए, तो इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। उसी तरह से बिज़नेस में भी अगर चाहते हैं कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करे, कहीं डर नहीं है, कोई बिजनेसमैन किसी काम को करने में डरे नहीं, बिजनेस स्मूथली चले, बिना कोई रुकावट का चले, उसके लिए आपको बिजनेस से रिलेटेड कानून बनाने होंगे। और भारत सरकार बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कानून बनाई हुई है। उसमें से आपको 3 कानून पढ़ना है। आपको कितने कानून पढ़ना है? 3। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि कौन कौन से कानून हम लोगों को पढ़ने हैं बिजनेस लॉ के अंदर या कॉमर्शियल लॉ के अंदर। पहले जो बिजनेस लॉ का बुक होता था उसमें 4 कानून पढ़ना था, लेकिन आप लोगों को जिसमें एक्ट पढ़ना है वो 3 एक्ट पढ़ना है। 3 ही कानून आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872, इसको बोलते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम। सबसे पहला कानून आपको पढ़ना है भारतीय अनुबंध अधिनियम। याद रखिएगा IRC ये 2 है। IRC पेपर कौन सा है? 2 है। नाम है, वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम है कॉमर्शियल लॉ। तो पहला पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम। दूसरा कानून पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कब पास हुआ था सेल ऑफ गुड्स एक्ट? 1930 में। वस्तु विक्रय अधिनियम। और तीसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। (1932) 3 ही कानून आपको इसमें अंदर पढ़ना है। वैसे बहुत सारे कानून होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपनी एक्ट होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम एक्ट होता है, बहुत सारे कानून हैं। CB का अपना एक्ट है,
ठीक है, MRTP एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे कानून सरकार बना रखी है बिज़नेस को बचाने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, कि बिज़नेस स्मूथली चले, अच्छे से चले उसके लिए। लेकिन आपके सिलेबस में जो है हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे पहला जो कानून बना था बिज़नेस से रिलेटेड, उसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 में बना था। 1872 जैसे देखते हैं सीधा याद आ जाता है कि हम लोग तो नहीं बनाए होंगे, अंग्रेज बनाया होगा, क्योंकि 1872 में देश में शासन किसका था? अंग्रेजों का था। तो अंग्रेज़ ये कानून बनाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई दिक्कत है? और ये दोनों भी तो अंग्रेज ही बनाया, एक 1930, एक 1932, हम लोग तो 1947 आए। ये दोनों अंग्रेज ही बनाए। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना इस दुनिया का और इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर कानून है बिज़नेस से रिलेटेड तो उस कानून का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे बड़ा कानून। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों कानून इसी से टूट के बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, पहले ये दोनों इसी के अंदर शामिल था, इससे तोड़ के ये दोनों कानून बना हुआ है। बात समझ गए? यानी ये दोनों कानून अलग दुनिया में नहीं आया है, इसी से टूट के बना है। पहले सेल ऑफ गुड्स का बात इसी में किया जाता था, पार्टनरशिप का भी बात इसी में किया जाता था, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मालूम होना चाहिए, और सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। सेल भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। सेलर और परचेजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और पार्टनरशिप भी दोनों पार्टनर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ये दोनों जो कानून है वो इसी से टूट के बना हो, पहले इसमें था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया को लगने लगा कि पार्टनरशिप का एरिया बड़ा होता जा रहा है, उसको इसके अंदर दबा के रखना ठीक बात नहीं, उसको और डिटेल में लिखने की ज़रूरत है। तो इसमें से कुछ पॉइंट को हटा के एक अलग से कानून बना दिया। जैसे लगा सेल का एरिया बड़ा होते जा रहा है, सेल को इसमें रखना संभव नहीं, तो उसको भी हटा के कानून बना दिया। तो जैसे जैसे सरकार को लगता है कि कोई एक टॉपिक, कोई एक पॉइंट, कोई एक सेक्शन बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखने से वो दब जाएगा, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसको सेपरेट एक कानून बना दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कानून इसी से मिल के बना है, सॉरी इससे निकल के बना है। कोई दिक्कत है? इसी से निकल के ये दोनों कानून बना है। इसका मतलब सबसे बड़ा कानून इस दुनिया का आज भी ये है। भले इससे ये दो कानून अलग हो गया, फिर भी आज भी सबसे बड़ा कानून है पूरी दुनिया का, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे बड़ा। अब हम लोग ये जाने इंडियन वर्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया का कानून है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग एक का करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ये तो 3 कानून पढ़ने, ये हम बता दिए। और हम लोग इसमें से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला कानून स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सेक्शन लिखा रहेगा, जैसे सेक्शन 35 कानून ही पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 35 किसका? इसका सेक्शन, इसका सेक्शन या इसका सेक्शन? तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो किसका सेक्शन? क्योंकि हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग शुरू कौन सा करने जा रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यही ना शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत है? और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो जो भी हम पढ़ेंगे सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इसको बोलते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम। पहले ये समझ में आ गया सबको? हम लोगों को पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यही आपके सिलेबस में। इंट्रोडक्शन इसमें है भी नहीं। सबसे पहला चीज़ है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग शुरू किए अभी, और अच्छा खासा इसमें लेक्चर जाएगा। बहुत लंबा ये है, सबसे लंबा ये है, ये दोनों में दम नहीं है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। मतलब 5 क्लास 4 क्लास में ख़त्म, इसमें सबसे ज़्यादा क्लास चाहिए। तो हम लोग शुरू करें पहला कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ जो भी सेक्शन लिखेंगे किसका सेक्शन होगा? 1872 का सेक्शन, सेक्शन 1872 का लेंगे। तो सबसे पहले बताइए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना? एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मालूम है कि नहीं? एग्रीमेंट के बाद क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट सही रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे ज़मीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, शादी विवाह कॉन्ट्रैक्ट है कि एग्रीमेंट है? चलिए सवाल पूछेंगे सब कुछ बताने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार बन जाएगा ना, और अगर वो टूटेगा तो उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने किसी से घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में मुकर गया, तो हम केस करेंगे तो वो कॉम्पनसेशन देगा ना कि ठीक है सर हम पीछे हट गए। मान लीजिए उसके कहने पर हम लोन ले लिए बैंक से, बैंक हमको लोन सेंक्शन कर दिया, हम EMI भरना शुरू कर दिया, और वो लास्ट में बोलता है कि हम घर नहीं बेचेंगे। भाई हम लोन लेके अब क्या करेंगे? बैंक को वापस तो करेंगे, बैंक लेगा नहीं, तो ऐसे में तो हम उलझ जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? तो वही चीज़ वहाँ लिखा है कि ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पनसेशन है, ठीक है
अगर बैंक आज लोन वापस कर लेता, उसके कारण अगर 25,000 का हमको नुकसान होता है तो 25,000 आप भर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं आपसे, 25,000 का नुकसान वो भर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एग्रीमेंट कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, आज से आप लोगों को कानून सिखा रहे हैं, वकील साहब बना रहे हैं, अपना केस खुद लड़िएगा और लड़ा भी जाता है। सबसे पहला काम होता है प्रपोजल। सबसे पहले क्या होता है? प्रपोजल, प्रस्ताव देते हैं। इसको आप लोग शायद दूसरे लैंग्वेज में जानते हैं, ऑफ़र। क्या जानते हैं? ऑफ़र। सबसे पहले ऑफ़र करें। इस दुनिया में शादी विवाह भी होता है तो क्या होता है जी? यही ना होता है सबसे पहले क्या दिया जाता है? प्रपोजल। लड़की के पिताजी जाते हैं लड़के के पिताजी के पास और एक प्रपोजल देते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी आपके बेटे के साथ हो जाए। अब लड़के के पिताजी के पास चला गया गेंद, ये तो अपना गेंद फेंक दिया उधर, या भैया मेरा काम हो गया, अब तो आपका क्या विचार है ये बताइए, यस नो। तो क्या करेंगे? अगर प्रपोजल को यस कोई बोल देगा ना, उनके पास प्रपोजल हम रख के आ गए, और बोले ठीक है अगर भी बोल देते हैं तो उम्मीद जग जाता है कि शायद चांस बनता है। लेकिन वो सीधा रिजेक्ट कर दिए तो कि नहीं अभी हम शादी के मूड में नहीं हैं, तो आप वापस आ जाइए। मतलब आगे बात कोई बढ़ने का बात नहीं, चाय पीजिए और उठ के चल दीजिए, हाँ या नहीं। तो सबसे पहला चीज़ होता है प्रपोजल। अब हमको किसी की ज़मीन खरीदनी है तो सबसे पहले उसको क्या देंगे? प्रपोजल देंगे कि भाई साहब हम अपने घर के बाहर जो आपकी ज़मीन है उसको ख़रीदना चाहते हैं, आप बेचोगे क्या? कोई दिक्कत है? हम ये प्रपोजल दिए, या वो हमको प्रपोजल देगा। हो सकता है प्रपोजल दोनों तरफ से आता है, परचेजर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से। वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा घर के आगे मेरा ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उसको हटा दे, तुम ही को दे दें, क्योंकि कुछ तुम लोग खेती करने देते हो नहीं, सब कचरा वहीं फेंक देते हो, तो तुम ही लो ले लो। यानी बेचने वाला भी प्रपोजल दे सकता है और ख़रीदने वाला भी प्रपोजल दे सकता है। अच्छा, क्या लगता है शादी विवाह का प्रपोजल एक तरफ से आता है, लड़की की तरफ से सिर्फ? कभी कभी लड़के की तरफ से भी जाता है। तो प्रपोजल दोनों पार्टी दे सकते हैं। एक पार्टी प्रपोजल देगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। यानी जैसे ये प्रपोजल येस हो जाता है, नो हो गया तो बात यहीं ख़त्म, आगे बात नहीं बनेगी। येस हो गया तो ये बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस समझते हैं? वचन। इसको हम लोग और बोलते हैं एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, जिसको स्वीकृति बोलते हैं। आपने स्वीकृति दे दी कि हाँ करेंगे। ध्यान दीजिए, या तो प्रॉमिस बोलिए या तो क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्टेंस। ऑफ़र को बोलते हैं, ऑफ़र ही बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत है किसी को? सबसे पहला क्या हुआ? प्रपोजल किसी ने दिया कि हम आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा, उसको नो बोल दिया, कहानी ख़त्म। अगर एस बोल दिया तो इसका मतलब वो क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया कि हाँ जी वो मेरे साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत किसी को? यानी प्रपोजल एंड प्रॉमिस। सबसे पहले प्रपोजल, और अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो बन जाएगा एक्सेप्टेंस, या उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। लेकिन क्या प्रॉमिस टूट सकता है कि नहीं टूटता? वचन टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? टूट जाएगा। आज के समय में ज़्यादा टूटता है। ये पुराना समय था कि प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार बोल दिए तो बोल दिए। अब के समय में ज़्यादा टूटता है, तो लोगों को डर लगता है कि पता नहीं रात में तो बोल के आया है कि ज़मीन बेच देंगे, कहीं रात में इसको कोई गुरु मिल गया और इसका दिमाग है ना फिरा दिया कि वहाँ की ज़मीन इतनी सस्ती बिकती है, तो सुबह आके हो सकता है कि जो 10 लाख में डील हुआ है वो आगे बोल देगा कि हम 15 लाख में बेचेंगे, लेना तो लो नहीं तो मत लो। तो लोगों को डर लगता है कि भाई ये इसका दिमाग घुमा देगा कोई, तो क्या करा लो उससे अच्छा। क्योंकि ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिटेन नहीं है, ये ओरल है, ये मौखिक है ना, हमने आपके सामने रखा था, अभी कुछ भी लिखित हुआ है। और बताओ कानून किसको मानता है? रिटेन को मानता है। तो भाई लिखा लो। तो लिखाएंगे कैसे? जब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रपोजल देन प्रॉमिस, इसके बाद क्या तय होता है? अच्छा, कितना पैसा? वो नहीं, पहले एग्रीमेंट उठा के कोर्ट में ले जाएगा, नहीं पैसा तय होगा कि सीधा बोलोगे चलो तुम हाँ बोल दियो ना, चलो कोर्ट, चलो लिख के दे दो हमको। तो ज़मीन बेचने वाले बोलो बैठो, पहले रेट बताओ, हाँ या नहीं। पहले कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है प्राइस। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस। प्रतिफल, यानी उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, प्रतिफल डिसाइड करना जरूरी है, तब एग्रीमेंट बनता है। अगर सिर्फ प्रपोजल और प्रॉमिस हो जाएगा तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, उसके लिए कंसीडरेशन होना मस्ट है। पैसा नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट कैसे? तो सीधा बोले बैठो पहले भाई, हाँ या नहीं। अभी शादी विवाह की बात हो तो बताओ जी, एक तरफ से प्रपोजल है, दूसरा हाँ बोल दिए लड़के के पिताजी ठीक है देखते हैं, या हाँ बोल दिए ठीक है अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, यही ना बोलता है। कोई रिलेटिव सामने आया तो बोलता है कि हाँ अच्छा है कोई दिक्कत नहीं। और उधर से लड़की की तरफ से अरे मिठाई लाओ हो गया, खुशखबरी हो, चलो हो गया डन, ऐसा होता है?
लड़की के पिताजी बोले रुकिए, मिठाई खाने से पहले ये भी तय कर लीजिए कि लेन देन क्या होगा भाई, कितना दोगे कितना लोगे, सब डिसाइड होगा ना, तब मिठाई खाएंगे, तब अच्छा लगता है। कंसीडरेशन। लेकिन जब ये तीनों डिसाइड हो जाए, यहाँ भी बात टूट सकता है। अब हम ज़मीन बेचने के लिए तैयार है, हम खरीदने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रेट डिसाइड नहीं हो पाया। हम बोलते हैं 15 लाख देंगे और सामने लोग बोलता है 20 से कम में बेचेंगे नहीं। तो बताओ, हम लेने के लिए तैयार हैं, नहीं प्रॉमिस हम कर दिए, और दूसरा बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन बीच में जो गड़बड़ी हो रही है किसको लेके हो रही है? कंसीडरेशन को। तो कंसीडरेशन मस्ट है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कितना, और जब कंसीडरेशन डिसाइड हो जाए तब हम लोग का बनता है एग्रीमेंट। तब क्या होता है? ठहराव बनता है। ठहराव का मतलब है एकदम अब ठहर जाएगा, अब आपका काम हो जाएगा, अब डर नहीं है। जैसे एग्रीमेंट बन गया वैसे ही आप टेंशन फ्री हो जाइए, अब रिटर्न हो गया। अच्छा, एग्रीमेंट दोनों तरह से बन सकता है, ओरल और रिटर्न। हम लोग जानते हैं कि सब लोग रिटर्न बनाता है, ओरल का कोई भरोसा, क्योंकि ओरल ही तो इधर सब था। तो ओरल एग्रीमेंट ठीक नहीं, एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट बन जाने के बाद ठहर जाओ, कोई टेंशन नहीं। अब आपको उतना डर नहीं है जितना इधर था, इसलिए इसका नाम है ठहराव। कोई दिक्कत है? अब आगे क्या होगा? क्या लगता है इतना ही तक ख़त्म हो जाता है कहानी? नहीं, देखा जाता है कि एग्रीमेंट जो हम बना लिए वो एग्रीमेंट सही है कि गलत है। एक वक़्त तो हम बना लिए एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट सब सारे सिस्टम से, सारे हिसाब से सही है। अगर एग्रीमेंट सब कुछ सारे तरीके से सही होगा, अगर याद रखिएगा सही को बोलते हैं वैलिड। क्या बोलते हैं? वैलिड होगा, वैध होगा, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। लेकिन अगर गलत हुआ सर, जिसको वॉइड बोलते हैं, वॉइड, अगर ये एग्रीमेंट व्यर्थ हो गया तब क्या बनेगा? तो एग्रीमेंट ही रहेगा, ठहराव ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सफ़र है ना बहुत लंबा है। हम लोगों को एक शब्द लगा बोलने में कि वैलिड और वॉइड, लेकिन एग्रीमेंट वैलिड होने के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम 10 से 12 क्वालिटी होना चाहिए। और हम लोग चेक करेंगे कि एक एग्रीमेंट कब वैलिड होता है, कब सही माना जाता है और कब गलत माना जाता है। तो कैसे पता चलेगा? क्या क्या चेक करना चाहिए? तो एग्रीमेंट बनने के बाद पहला चेक करेंगे कि जो एग्रीमेंट करने वाले पार्टी हैं वो 18 साल से अधिक उम्र के हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि एग्रीमेंट में दोनों में से कोई एक पार्टी 18 साल से कम उम्र का है, तो 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। और जब कर नहीं सकता तो एग्रीमेंट गलत है, और जब गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल, ज़मीन बिकने का सवाल ही नहीं सर। दूसरा ये चेक करेंगे कि एग्रीमेंट करने वाले दोनों पार्टी में से कहीं कोई पागल तो नहीं है, कहीं शराबी व्यक्ति तो नहीं है। सब चीज़ चेक कर लेंगे। अगर ये सब नहीं चेक करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा आपका, वहीं टूट जाएगा। और क्या चेक करेंगे बताइए? और क्या चेक करेंगे इसमें? 3 ये चीज़। चौथा ये चेक करेंगे जो कंसीडरेशन दिया जा रहा है वो लॉफुल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। लॉफुल कंसीडरेशन मतलब, अच्छा कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? उसके बदले में क्या मिल रहा है? हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में आप हमको गांजा बेचते हो। नहीं नहीं, हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, देते रहे। अच्छा मान लो कोई 5 लाख रुपए हम किसी को दे रहे हैं, 5 लाख हम किसी को दे रहे हैं, तो और उसके बदले में हमको AK-47 दे रहा है, तो कंसीडरेशन तो मिल रहा है। उस वस्तु के बदले में सामान पैसा दे रहा है ना, तो क्या ये कंसीडरेशन सही है? तो उस तरह से अगर ये सही होने लगे ना तो बोलेगा गांजा बेचने वाला और शराब बेचने वाला हम गलत कहाँ कर रहे हैं जी? हम गलत कहाँ कर रहे हैं? वो गेहूँ बेचा तो उसको पैसा मिला, हम ड्रग्स बेचे हमको पैसा मिला, गलत कहाँ है बताइए? तो बोलता है गलत नहीं है, आप इलीगल कंसीडरेशन दे रहे हैं, ये कंसीडरेशन लीगल नहीं है, ये लीगल हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इलीगल दे रहे हैं, इसलिए आपको हम पकड़ रहे हैं, और उस गेहूँ बेचने वाले को हम नहीं पकड़ रहे हैं। तो कंसीडरेशन जब भी होना चाहिए तो लीगल होना चाहिए, कानून उसको सही मानता है। कोई दिक्कत है? तो यही बात यहाँ चेक करना है कि कंसीडरेशन जो मिल रहा है उसको वो लीगल है कि नहीं है। ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सही है कि नहीं है, ये भी चेक करना है। और अगर उद्देश्य गलत हो गया तो वो कंसीडरेशन इनवैलिड हो जाएगा। अब बताओ जी, किसी को मारने का सुपारी दे रहे हैं, कंसीडरेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उद्देश्य उसका सही है। अगर किसी के शरीर को या किसी की संपत्ति को लॉस पहुंचाने के लिए अगर कोई पैसा दिया जाता है तो वो कंसीडरेशन सही नहीं होता है। तो बहुत कुछ हम लोग चेक करेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बीच में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को चेक किया जाता है। सब सही रहा तब आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पक्का। उसके बाद उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब तक एग्रीमेंट है तब तक टूट सकता है।
एग्रीमेंट क्या होता है, टूट जाता है। हम लोगों के बीच जो अभी हिंदू समाज में शादी विवाह होता है वो एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो कोर्ट मैरिज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने शादी विवाह को तोड़ देता है, दोनों अपनी मर्ज़ी से तोड़ दे अलग बात है, वो तो तोड़ सकते हैं। दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग अलग होने के लिए पिटीशन फाइल कर दिए कि हाँ सर हम अपनी मर्ज़ी से अलग होना चाहते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें से अगर कोई एक तोड़ता है तो दूसरे को वो कंपनसेशन देगा। बात समझ गए? दूसरे को क्या देगा, कंपनसेशन देगा। अब लड़का छोड़ेगा तो लड़की को देगा, लड़की छोड़ेगी तो लड़के को मिलेगा। कंपनसेशन दीजिए। आप हमारे साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन जब भी छोड़ना रहता है तो दोनों तरफ से फोर्स किया जाता है। अगर लड़का को छोड़ना है लड़की को फोर्स करता है भाई तुम चलो कोर्ट में छोड़ दो तुम, और लड़की को छोड़ना होता है लड़के को फोर्स करती है चलो बोलो। दोनों बोल दे तो कोई टेंशन नहीं, किसी को कंसिडरेशन नहीं देना, हम लोग अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं, है या नहीं। अब हम किसी को ज़मीन बेचना चाहते हैं, ज़मीन बिक भी गया, अब फिर हमको मन किया कि चलो उसके भाई बहुत रो रहा था तो उसी को हम ज़मीन दे देते हैं, तो दे सकते हैं। हमारी मर्जी और उसकी मर्जी, दोनों पार्टी रेडी है तो कोर्ट क्या कर लेगा। लेकिन अगर एक बोलता है नहीं और दूसरा हाँ, तो ऐसे में अगर टूटेगा सर तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करना पड़ेगा। तो ये है पूरा कहाँ से, प्रपोजल से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक का सफ़र। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रपोजल। प्रपोजल में अगर यस हुआ तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद यस हुआ तो क्या तय हुआ, कंसेशन। कंसेशन अगर ठीक रहा, सही रहा तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद अगर एग्रीमेंट वैलिड रहा तो कॉन्ट्रैक्ट, और इनवैलिड वॉइड रहा, वॉइड मतलब व्यर्थ, अगर आपका एग्रीमेंट गलत रहा तो सीधा एग्रीमेंट बन जाएगा। हम लोगों का जो हिंदू समाज में शादी विवाह होता है वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनता है। बॉन्ड पेपर पे लिखाता है, बस पंडित जी के 10, 15, 20 मंत्रों के आधार पर हम लोग बंध जाते हैं 7 जन्मों तक नहीं, और ये कहला जाता है एग्रीमेंट। ये टूट सकता है, इसको टूटेगा तो कोई टेंशन नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। हाँ ये होगा समाज दूसरेगा, समाज में लोग बुरा भला बोलेगा, ये हो सकता है, बट कोई कॉम्पनसेशन का टेंशन इसमें नहीं रहता है। बात समझ गए, कोई दिक्कत है, कॉम्पनसेशन का टेंशन नहीं। इसलिए ये सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे तो एग्रीमेंट बन जाएंगे। कौन कौन एग्रीमेंट वॉइड होगा, कौन कौन से एग्रीमेंट है जो वॉइड हो सकते हैं। पहला, अगर 18 साल से कम उम्र आपके बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो, इसलिए आप देखिएगा नौकरी भी अगर लगती है ना आपकी तो 18 साल के बाद ही, 18 साल के पहले क्यों नहीं मिलता है। आप अगर बहुत तेज़ भी है ना, बहुत एलिजिबल भी, एग्ज़ाम भी निकालिए तो भी नहीं देगा कंपनी, क्योंकि जानता है कि अभी आप अगर 18 साल आपका नहीं हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं हुए, और जब कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है तो आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपके से काम करा के क्या फ़ायदा। इसलिए ना जॉब मिलता है 18 साल से पहले, कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 18 साल के बाद ही। इसलिए सारे राइट्स 18 साल के बाद मिलते हैं। आपको वोटिंग राइट कब मिलता है, 18 साल के बाद, क्योंकि आप मैच्योर नहीं होते तब तक, आप अभी एक मैच्योर नहीं होते, जिसके कारण आप लोगों को वोटिंग राइट भी 18 के बाद मिलता है। आप लोग एक बात और गौर किए होंगे, 18 साल से पहले अगर आप पढ़ रहे होते ना तो हर फॉर्म में, जितना भी फॉर्म आप भरते होंगे, एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, सब में पेरेंट्स का सिग्नेचर मांगता होगा। अभी अगर 18 आप टच कर गए ना तो अब नहीं मांगता है। अब देखिएगा, अभी अगर 18 साल हो गया ठीक है, नहीं तो अभी मांगेगा, लेकिन 1-2 सेमेस्टर के बाद देखिएगा आपको नहीं मांगेगा, क्योंकि मानता है यूनिवर्सिटी कि इस सेमेस्टर में, आप सेमेस्टर 6 का बच्चा 21 साल का हो जाता है, तो 21 साल के बच्चे क्या होते हैं, मेजर होते हैं, सोचने समझने की शक्ति होती है, तो कहीं पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं। हम लोगों में कहीं पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं, क्यों, क्योंकि अब हम लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो किसी से साइन कराने की क्या जरूरत है। लेकिन क्लास 10th का बच्चा अपने फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकता है क्या, नहीं। इसलिए उनको बोला जाता है कि पेरेंट्स से साइन करा के लाओ। तो पेरेंट्स जब साइन करेंगे तो पढ़ेंगे ना डॉक्यूमेंट्स को कि मेरा बच्चा कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सही सजेशन दे पाएंगे। इसीलिए दिया जाता है कि आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराना मस्ट है, ज़रूरी है। ये है कॉन्ट्रैक्ट से, ये प्रपोजल से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक का सफ़र। इसको लिखिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं और